जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप सब के साथ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा जारी 3 महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में जानकारी साझा करूंगा। हालांकि ये स्कीम्स बहुत पहले से जारी है, लेकिन इन स्कीम्स में समय के साथ कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो जो भी इसके अंदर रूल और पॉलिसी लेटेस्ट है, उनके बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। आपको वन बाय वन मैं इन स्कीम्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। साथियों, सबसे पहला स्कीम है वो है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। साथियों, जैसे कि जो भूतपूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक हैं, उन सभी को पता है कि सेना में सर्विस के दौरान ग्रुप इंश्योरेंस होता है। उसका इंश्योरेंस का जो सब्सक्रिप्शन हर महीने हमारी मंथली सैलरी से काटा जाता है और उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका अमाउंट हर 1 या 2 साल में रिवाइज होता है, बढ़ता रहता है। लेकिन वेटरन्स के लिए रिटायर होने के बाद एक स्कीम है जो है उसका नाम है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम। यानी आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाने के बाद, यानी सर्विस ख़त्म होने के बाद उस इंश्योरेंस को एक्सटेंड किया जाता है। जब तक सैनिक सेवारत है तब तक उसका मंथली सब्सक्रिप्शन काटा जाता है और सेवानिवृत्त होने के समय जितना भी उसका अमाउंट काटा गया एजीआई से, उस अमाउंट के ऊपर एक निश्चित ब्याज दर के साथ पूरा पैसा उस एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है। लेकिन उस स्कीम को आगे जारी रखने के लिए एजीआई द्वारा वन टाइम सब्सक्रिप्शन आपके ग्रुप इंश्योरेंस अमाउंट में से काटा जाता है। जैसे कि आप सबको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस ईआई यानी ईआई स्कीम क्या है। इसमें बताया है कि ईआई स्कीम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंश्योरेंस कवर पोस्ट रिटायरमेंट पब्लिक डिस्चार्ज पब्लिक रिलीज अप टू ए स्पेसिफाइड पीरियड बाय चार्जिंग ए वन टाइम नॉन रिफंडेबल subscription at the time of retirement oblique discharge oblique release. The scheme over the years has evolved and is applicable to the veterans age per their date of retirement age under. इस स्कीम को 1 जनवरी 1981 के बाद में जो भी सैनिक सेवानिवृत्त हुआ उनके लिए लागू की गई थी। उस समय वन टाइम सब्सक्रिप्शन जो अफसर्स के लिए 640 और जेसीओ एंड ओआर के लिए 580 था, जिसमें कि जो टर्म ऑफ कवर है उसके अनुसार 10 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यहाँ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट यानी कोई भी सैनिक सेवानिवृत्त होने के 10 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय उसके विडो या एनओके को अफसर्स को 65,000 और जेसीओ ओब्लिक ओआर को 30,000 दिया जाता था। आगे लिखा हुआ है कि जो कंट्रीब्यूशन वन टाइम दिया जाता था वो नॉन रिफंडेबल था, कि यदि उस अफसर या जेसीओ या ओआर ने सेवानिवृत्त होने के बाद 10 साल अपने पूरे कर लिए या उसकी एज 65 ईयर्स हो चुकी हो, तो उसको ना तो ये सम अस्योर्ड मिलता था और ना ही जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन काटा गया था वो वापस रिफंड होता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता गया और जो सम अस्योर्ड वैल्यू है वो भी बढ़ती गई, लेकिन जो लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हमारा जो टर्म ऑफ कवर है उसको भी चेंज किया गया था। ये स्कीम बढ़ते बढ़ते 31 जुलाई 2010 यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिफंडेबल हो गया। यानी आप टर्म ऑफ कवर पूरा कर लेते हैं तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन काटा गया था, जो अफसर्स के लिए 51,900 और जेसीओ एंड ओआर के लिए 25,900 था, वो अमाउंट आपको रिफंड करने की स्कीम लागू की गई।
और ये स्कीम आपकी 31 मार्च 2017 तक चली। इस समय तक आपका अमाउंट रिफंड हो रहा था। इसमें टर्म ऑफ कवर है रिटायरमेंट के बाद 30 साल या उसकी जो एज है 80 ईयर हो जाए, इसी समय तक आपको ये सम अश्योर्ड मिलता था। और उसके बाद यदि भगवान की कृपा से उसकी लाइफ लंबी है तो उसको वो पैसा जो सब्सक्रिप्शन काटा गया था, वो पैसा है जो वापस रिफंड कर दिया जाता था। लेकिन आगे आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2017 से इस स्कीम में फिर बदलाव आया, जिसमें टर्म ऑफ कवर को सेम रखा गया। सब्सक्रिप्शन को बढ़ा के अफसर के लिए 1,09,220 कर दिया और जेसी और ओआर के लिए 55,291 कर दिया। और जो आपको रिफंड होना था टर्म ऑफ कवर पूरा करने के बाद, जो अमाउंट रिफंड होना था वो अब आपको रिफंड नहीं होगा। यानी कि एक भूतपूर्व सैनिक रिटायरमेंट आने के बाद यदि 30 साल पूरा कर लेता है या उसकी एज 80 ईयर हो जाती है तो वो इस स्कीम के लिए इनएप्लीकेबल हो जाएगा। और यदि रिटायरमेंट आने के 30 साल या 80 साल की एज से पहले, विच एवर इज अर्लियर, यदि भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी एनओके को, अफसर्स की एनओके को 10 लाख और जेसी और ओआर की एनओके को 5 लाख रुपए एजीआई देता है। अब साथियों हम आगे देखेंगे कि यदि ऐसा कोई मामला हो जाता है तो ये क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। 1 नंबर पर है डेथ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, या एमएच से जारी किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें चल जाता है। नेक्स्ट है कैंसिल चेक ऑब्लिक चेक्स विथ नेम ऑफ बेनिफिशियरी। नेक्स्ट है आधार कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी यानी एनओके, जो भी नेक्स्ट ऑफ किन होगा उसका। नेक्स्ट ईआई सर्टिफिकेट, जब वन टाइम सब्सक्रिप्शन काटा गया था उस समय एक ईआई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसको इंश्योरेंस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो यदि है तो साथ में एनक्लोज करना है, नहीं है तो उसकी कंडीशन अलग है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगला क्लोज ये है कि इन केस ऑफ बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी ऑब्लिक कंटीजेंट नॉमिनी द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। यानी कि उस भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो नॉमिनी होता है या कंटीजेंट नॉमिनी होता है वो भी उपलब्ध नहीं है, तो उसका नेक्स्ट फॉर कौन होगा जो लीगल टर्म में आता है उसके अनुसार एक क्लेम एफिडेविट जो आगे नीचे दिया हुआ है वो बताऊंगा मैं आपको, एक इंडेमनिटी बॉन्ड उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट है सम अश्योर्ड एंड टर्म ऑफ कवर इज एप्लीकेबल एज पर डेट ऑफ रिटायरमेंट। आगे बताया हुआ साथियों कि क्लेम के दौरान यदि कोई क्यूरी हो तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल पर संपर्क कर सकते हो। अफसर के लिए जो मोबाइल नंबर यह है और जेसीओ और ओआर के लिए मोबाइल नंबर यह है। इनके आप जानकारी ले सकते हैं, इनसे फार्म यदि ज़रूरत है तो फार्म मंगवा सकते हैं, और भी कोई भी जानकारी पूछताछ हो तो इनसे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईआई स्कीम है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी हम अगली स्कीम पे चलेंगे, एक्स ग्रेशिया अलाउंस। आइए हम अब एक्स ग्रेशिया अलाउंस के बारे में जानकारी लेते हैं। यह अलाउंस उन भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है जो सेना से 100% डिसेबिलिटी परसेंटेज के साथ इनवैलिडेट आउट हुए हैं तथा जिनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है, यानी जो हेल्प करने के लिए या हेल्प लेने के लिए किसी आदमी को हम रखते हैं, जो कोई सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम है, जो अपना काम खुद नहीं निकाल सकता है, किसी दूसरे आदमी की मदद पड़ती है, उसके लिए अटेंडेंस रखता है, तो मेडिकल अथॉरिटी कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के लिए रिकमेंड करती है, उसी जवान को एक्स ग्रेशिया अलाउंस मिलता है। ये अफसर के लिए 25 लाख और जेसी और ओआर के लिए 12.5 लाख है। ये अमाउंट एजीआई द्वारा ही किसी नेशनलाइज बैंक के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसके अंदर एजीआई द्वारा ही फिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर हर क्वार्टर में जितना भी ब्याज बनेगा वो ब्याज उस भूतपूर्व सैनिक के खाते में हर 3 महीने के बाद में
भेजा जाएगा। यह अमाउंट 25 लाख और 12.5 लाख से अलग होगा, यानी जो इसके ऊपर ब्याज बन रहा है वो ब्याज उस भूतपूर्व सैनिक का है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी डिजीज है जिसके कारण वो भूतपूर्व सैनिक इनवैलिड आउट हुआ था। सबसे एक नंबर पर आती है टोटल ब्लाइंडनेस, यानी कि दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूसरे नंबर पर है पैराप्लेजिया, यानी कमर से नीचे के अंगों का पक्षाघात हुआ हो। तीसरे नंबर पर है क्वाड्रिप्लेजिया, यानी चारों अंगों को क्षति हुई हो। अगला है इरिवर्सिबल कोमेटोज कंडीशंस ड्यू टू इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, यानी कोई चोट पहुंची हो दिमाग के ऊपर और वो वापस ठीक होने लायक ना हो। अगला कारण है या बीमारी जिसमें है कि लॉस ऑफ बोथ लिम्स, दैट इज एम्पुटेशन ऑफ बोथ लेग्स अबव नी एंड बोथ आर्म्स अबव एल्बो। कोहनी और घुटनों से ऊपर यदि आपके अंग है वो नहीं है या किसी कारण दुर्घटना हुई हो उसमें कट गए हैं, तो इन बीमारियों के लिए हमारे को एक्स ग्रेसिया अलाउंस एजीआईएफ द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और इसके अंदर एक कंडीशन और है कि ऑन डिमाइज ऑफ बेनिफिशियरी द अमाउंट इज प्लग्ड बैक टू एजीआईएफ, यानी जिस बैंक के अंदर 25 लाख या 12.5 लाख फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था, जब तक एक्स सर्विसमैन जिंदा है उसको हर 3 महीने के बाद में जितना ब्याज बनता है उसके खाते में जाता रहेगा। और यदि उस एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो ये पैसा वापस बैंक से एजीआईएफ को चला जाएगा, यानी ये एनओके को पेड नहीं किया जाता है। साथियों, अगली बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, यानी विशेष रूप से सक्षम बच्चे, उनके भरण पोषण के लिए भत्ता एजीआई द्वारा जारी किया जाता है। इस स्कीम के अंदर क्या है आइए देखते हैं। एजीआई ग्रांट्स ए मंथली सस्टेनेंस अलाउंस ऑफ ₹6,000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अप टू 2 स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ सर्विस पर्सनल हु डाई इन हार्नेस, यानी सेना में काम करते हुए किसी जवान की या जवान का शहीद होने पर एजीआई द्वारा 6,000 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन सस्टेनेंस अलाउंस दिया जाएगा, सशर्ते वो बच्चे विशेष रूप से सक्षम बच्चे हो, यानी स्पेशली एबल्ड हो। और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो कौन कौन सी कवर करती है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक नंबर में है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी बच्चा दिमाग की बीमारी से जिसमें बच्चा ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है, इस दिमाग की बीमारी से पीड़ित है। अगला है सेरिब्रल पैल्सी, यानी उसके मस्तिष्क में कोई पक्षाघात हुआ हो। अगला है मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक मंदबुद्धि का बालक, या इनमें से कोई भी 2 बीमारियों का कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि ब्लाइंडनेस अंधता, लो विजन कम दृष्टि, लेप्रोसी क्यूर्ड, यानी जो कुष्ठ रोग होता था वो ठीक हो चुका हो फिर भी, हियरिंग इम्प्लांट, आप जो बच्चा है उसको यदि कम सुनाई देता है उसके इम्प्लांट नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कम सुनाई देता हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी चलने में अक्षम। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, यानी दिमागी तौर पे कमज़ोर। तो ये डिसेबिलिटी यदि किसी बच्चे को है तो उसको सस्टेनेंस अलाउंस भरण पोषण भत्ता एजीआईएफ जारी करता है, सशर्ते जो आगे शर्तें हैं वो निम्न प्रकार है कि जब डिसेबिलिटी है वो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा कम से कम 40% डिक्लेयर की हुई हो। नेक्स्ट है कि द चाइल्ड मस्ट बी अनेबल टू अर्न ए लिविंग, बच्चा कोई कमाई का जरिया ना हो, बच्चे के साथ में कमाई का कोई साधन ना हो। अगला है द डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड शुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर द डेथ ऑफ सर्विस पर्सनल वाइल इन सर्विस,
कि जो बच्चे को डिसेबिलिटी थी वो भूतपूर्व सैनिक के शहीद होने से पहले से हो। अगला है कि द सर्विंग पेरेंट ऑफ सच चाइल्ड शुड हैव डाइड ऑन एक्टिव सर्विस, यानी कि डाइड इन हार्नेस, सेवा के दौरान यदि जो सैनिक शहीद हुआ है उसी के दो बच्चों को, मैक्सिमम दो बच्चों को हो सकता है, भगवान ना करे किसी के दोनों बच्चे स्पेशली एबल हो, लेकिन यदि ऐसा कहीं हो तो दोनों बच्चों को यदि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है तो 6,000 पर मंथ पर चाइल्ड, बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, उनको एजीएफ जारी करता है। साथियों, सस्टेनेंस अलाउंस जारी करने के लिए एजीएफ को जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन एज पर अपेंडिक्स ए टू एजीआई लेटर नंबर। दोस्तों 2007 का लेटर है, इसके अंदर एप्लीकेशन दी हुई है। यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये अलाउंस नहीं मिल रहा है और कोई किसी के भी संज्ञान में नॉलेज में आता है तो कृपया लेटर लिख के एजीआई से इस एप्लीकेशन को मंगवा सकते हो। नेक्स्ट है नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड। इसका फॉर्मेट भी इसमें अटैच किया हुआ है, नहीं तो आप साथ में पूरा एप्लीकेशन का सेट है जो एजीआई भेज देगा। तीसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ड्यूली साइंड बाई मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेडिकल ऑफिसर इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। ये प्रॉपर रूल होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो एक कमेटी होती है वो अप्रूव करती है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड कैंडिडेट रोल पोर्शन अटैच फॉर्मर सर्विस, यानी कि ये रिकॉर्ड ऑफिस से मंगवा सकते हैं यदि किसी के पास में नहीं है तो। अगला है पार्ट 2 ऑर्डर फॉर डिसेबल चाइल्ड फोटोकॉपी ऑफ किंडर रोल पोर्शन। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पार्ट ऑर्डर ऑफ डेथ ऑफ सर्विंग पर्सन। नेक्स्ट है वेदर बैंक डिटेल्स ऑफ नेचुरल ऑब्लिक लीगल गार्जियन कंप्लीटेड, नॉट एप्लीकेबल फॉर एनडीजी। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम सीओ पेरेंट यूनिट इन केस पार्ट ऑर्डर फॉर डिफरेंट एबल चिल्ड्रन पब्लिश्ड आफ्टर डेथ ऑफ सर्विंग पर्सनल, यानी कि जो सर्विंग पर्सनल था उसके शहीद होने के बाद में यदि पार्ट ऑर्डर बच्चे का पब्लिश किया है तो उसका सीओ कमांडिंग अफसर से, जिस यूनिट लास्ट यूनिट में सर्विस किया था उनके कमांडिंग अफसर से सर्टिफिकेट जारी किया हुआ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ क्लेम ऑन अकरेंस ऑफ डेथ ऑफ द सर्विंग पेरेंट द यूनिट विल इनिशिएट क्लेम फॉर सस्टेनेंस अलाउंस फॉर स्पेशली एबल चिल्ड्रन, यानी सोल्जर के शहीद होने के बाद जिस यूनिट में वो सर्विस कर रहा था उस यूनिट द्वारा सस्टेनेंस अलाउंस का क्लेम प्रीफर किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा, और जो सभी डॉक्यूमेंट है वो एजीआईएफ को भेजा जाएगा, जो अफसर्स के लिए MP5 एंड 6 के थ्रू और JCO एंड OR के लिए कंसर्न रिकॉर्ड के थ्रू। एक बार ये डॉक्यूमेंट एजीआईएफ में जाने के बाद एजीआईएफ जो सस्टेनेंस अलाउंस रेमिट करना चालू कर देता है, लेकिन आगे भी उस सस्टेनेंस अलाउंस को जारी रखने के लिए हर साल उस बच्चे का लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी है, जो कि हर साल नवंबर महीने में एजीएफ को भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट ऑफ नियरेस्ट MH टू द इफेक्ट दैट द चाइल्ड कंटिन्यूज टू सफर फ्रॉम द डिसेबिलिटी। जैसे कि कोई डिसेबिलिटी होती है वो उस बच्चे को कंटिन्यू जारी है, उसके रिगार्डिंग MH से हर साल एक सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। हालांकि इसको हर साल भेजने की जरूरत नहीं है, ये वंस एवरी 3 ईयर 3 साल में एक बार उस बच्चे का MH से एक सर्टिफिकेट लेके भिजवाना है कि जो डिसेबिलिटी परसेंटेज और जो डिसेबिलिटी था वो एजिटीज है, यानी अभी भी है, और उसको सस्टेनेंस अलाउंस के लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट है ए नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड वंस एवरी 3 ईयर, यानी जब डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग असेसमेंट का दोबारा MH से सर्टिफिकेट लेके भेजना है उसी समय उस बच्चे की नॉन अर्निंग का सर्टिफिकेट भी हर 3 साल में एक बार भेजना है। तो ये सस्टेनेंस अलाउंस उस बच्चे का जारी रहेगा जब तक कि या तो उसकी डिसेबिलिटी क्योर नहीं हो जाती हो या फिर वो बच्चा अपने लाइफ में अर्न करना शुरू ना कर देता हो। साथियों, अब आप अपनी स्क्रीन पे एफिडेविट का फॉर्मेट देख रहे हैं। ये एफिडेविट एक्सटेंडेड इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए काम में आता है, जो कि इसका फॉर्मेट आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से डेथ सर्टिफिकेट पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली नॉमिनी के घर पे पहुंच जाता है। नॉमिनी के इस फॉर्म को भर के नोटरी करवा के और वापस आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को सबमिट करना होता है। ये देखिए पूरा फॉर्मेट है, इसमें 2 विटनेस के साइन करवाने हैं और उसके बाद
मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या नोटरी पब्लिक करवा के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को सबमिट करना होता है। साथियों, यहाँ मैंने आपको संक्षिप्त में जो 3 महत्वपूर्ण स्कीम है AGI की, उसके बारे में जानकारी दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बीच में कुछ मेरे बोलने में त्रुटि रह गई हो या कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाया हो तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। जय हिंद।